हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक स्टार चैनल पर। प्रारंभ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपन ने पार्ट 1 के अंदर 127 तक पढ़ लिए थे। अनुच्छेद 124 के अंदर अपन ने गठन, संरचना और उनकी नियुक्तियां और कब उद्घाटन हुआ था तो वो अपन ने पढ़ लिया था। इसके अलावा 25 में वेतन भत्ते पेंशन, 26 के अंदर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 27 के अंदर हमने तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्तियों से संबंधित प्रावधान देखे थे। तो मैंने आपको लास्ट बार बताया था कि 127 के अंदर जो व्यवस्था है, जो तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है, वह फ्रांस से ली गई है। 128 से दोस्तों प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। आगे चलते हैं। 128 उच्चतम न्यायालय की जो बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। तो ध्यान रखें क्या है कि उच्चतम न्यायालय में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वह भाग ले सकते हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति का उल्लेख है। जब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम होती है तथा मुकदमों की संख्या बढ़ जाती है, इस स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेकर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। 128 में है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति, 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। फिर है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को जब उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति किया जाता है तो उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही वेतन भत्ते विशेषाधिकार शक्तियां प्राप्त होगी, लेकिन वह उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। 128 पढ़ रहे हैं। 129 भाग 5 सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों। अभिलेख न्यायालय 129, अभिलेख न्यायालय 129। इसमें उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय का उल्लेख है। ठीक है, यहाँ अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य है? उच्चतम न्यायालय के निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं ताकि वह अधीनस्थ न्यायालयों के काम आ सके, अर्थात इसकी सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऐसे अपना क्या दे दिया, निर्णय दे दिया, तो वह नीचे के जो सभी जो कोर्ट होंगे, हाई कोर्ट होंगे या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, उन पर क्या है, अप्लाई होगा दोस्तों, उन पर अप्लाई होगा। ठीक है, ठीक है। फिर उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने पर दंड क्या है? 6 माह की सजा हो सकती है या फिर 2000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे जा सकते हैं और यह मैंने आपको बता दिया। फिर देखें, उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय होता है अनुच्छेद 215 के तहत। तो अपन ने 125 के अंदर वेतन सेवा शर्तें देखी, पेंशन भी देखी, 126 के अंदर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति देखी, 127 के अंदर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति और 28 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। लेकिन संविधान के भाग 5 129 के अंदर हमने क्या देखा? अभिलेख न्यायालय के रूप में होता है सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट पढ़ते टाइम अपन ने देखा था अनुच्छेद 115, याद कर ले, अनुच्छेद 115 और अनुच्छेद 215 और अनुच्छेद 129। तो अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, इनके जो भी निर्णय होते हैं। फिर देखें 1961 में गठित HN सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 क्या है, पारित किया गया। संविधान में सिविल अवमानना तथा आपराधिक अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया कि सिविल अवमानना क्या होगी और आपराधिक अवमानना क्या होगी, यह परिभाषित नहीं किया गया है। जबकि संसद ने इसके लिए अलग से न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 क्या है, पारित किया है। यहाँ सिविल व आपराधिक अवमानना को परिभाषित किया गया। किसमें? जो न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 है ना, इसमें। फिर उच्चतम व उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। कैसे? अनुच्छेद 129 और 215 के अंदर। तो अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय का उल्लेख है सुप्रीम कोर्ट के लिए और 215 के अंदर हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, यह उल्लेख है। फिर उच्चतम न्यायालय की अवमानना संघ सूची का विषय है। यह तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अगर उच्चतम न्यायालय की अवमानना होती है तो वह संघ सूची का विषय है जिस पर संसद कानून बनाती है, जबकि उच्च न्यायालय की अवमानना समवर्ती सूची का विषय है जिस पर संसद व राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं। तो उच्च न्यायालय की अवमानना होती है तो वह किसका विषय होगा? वह समवर्ती सूची का होगा। उस पर नियम भी राज्य विधानमंडल और संसद मिलकर बनाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का जो मामला है वह केंद्र का होता है। ठीक है दोस्तों। फिर देखें अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारण का उल्लेख है 130 के अंदर। उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारण भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेकर। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
अब तक 2 बार उच्चतम न्यायालय का स्थान परिवर्तित हुआ। पहले हैदराबाद किया था 50 के अंदर, 54 के अंदर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में कर दिया, हैदराबाद तेलंगाना में 1950 में कर दिया गया था, 4 साल बाद श्रीनगर में, लेकिन वर्तमान में दिल्ली में है और स्थान का 130 में उल्लेख है। और 124 के अंदर उल्लेख है दोस्तों किसका, उसका जो है गठन का, संरचना का, और इसके अलावा उनकी जो नियुक्ति है, शपथ है, योग्यता है, त्याग पत्र है या फिर हटाने की प्रक्रिया है, सेवा शर्तें हैं, यह 124 के अंदर उल्लेख है। 125 के अंदर वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख है। 126 के अंदर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, 127 के अंदर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, 128 के अंदर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, 129 के अंदर अभिलेख न्यायालय के समान जो सुप्रीम कोर्ट है उसके आदेश हैं उसी की भांति लिए जाएंगे। 215 के अंदर हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में उसके मामले लिए जाते हैं। 130 के अंदर उच्चतम न्यायालय का स्थान पड़ा। 131 के अंदर उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, इसमें उच्चतम न्यायालय की मूल प्रारंभिक अधिकारिता का उल्लेख है, इसमें उच्चतम न्यायालय की सीमावर्ती अधिकारिता का उल्लेख है। मूल प्रारंभिक अधिकारिता से मतलब क्या है, ऐसे मामले जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है मात्र वह होते हैं मूल प्रारंभिक अधिकारिता। जैसे कौन कौन से, भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के मध्य विवाद, भारत सरकार या कुछ राज्य या फिर अन्य राज्यों के मध्य विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, यह है मूल अधिकारिता। तो सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता या फिर मूल अधिकारिता का उल्लेख 131 में है। फिर देखें, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद भी उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता में आते हैं। तो ध्यान रखें, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जो भी चुनाव संबंधी विवाद हैं वह भी प्रारंभिक अधिकारिता के अंदर आते हैं। इसके अलावा राज्य के मध्य विवाद कोई हुआ है, केंद्र राज्य के मध्य विवाद हुआ है, या फिर केंद्र राज्य या फिर अन्य राज्यों के मध्य कोई विवाद हुआ है, तो वह सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता में आता है। और एक और बात बताई थी कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवादित मामला हो तो वह भी सुप्रीम कोर्ट की जो कौन से में आते हैं, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में आते हैं। 131 में ऐसा उल्लेख है, 130 में स्थान का उल्लेख था। ठीक है, फिर देखें कौन कौन से मामले नहीं आते मूल धारा में। संविधान के लागू होने से पूर्व का कोई संधि मामला हो तो, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद नहीं आता, वित्त आयोग संबंधी कोई संदर्भ में मामला वो नहीं आता, केंद्र व राज्यों के बीच कुछ खर्चों व पेंशन का समझौता, केंद्र व राज्यों के बीच वाणिज्य प्रकृति का संबंध। ठीक है, फिर केंद्र के खिलाफ राज्यों के नुकसान की भरपाई, तो नॉर्मल सी बात है, अंतर्राज्यीय जल परिषद, वित्त आयोग संबंधी, या फिर वाणिज्य मामला कोई तो उससे संबंधी, या फिर भरपाई कि केंद्र राज्य बोले कि हमारी ये भरपाई करे, उससे संबंधित कोई मामला, या फिर ऐसा मामला जो संविधान के लागू होने से पूर्व का हो, वह मूल क्षेत्राधिकार अर्थात इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के में नहीं आता, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 131 में है। फिर देखें समीपवर्ती अधिकारिता, ऐसे मामले जिनकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय भी करता है उसकी समीपवर्ती अधिकारिता में आते हैं। जैसे मूल अधिकार संबंधी मामले 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट देखता है, लेकिन 226 के तहत उच्च न्यायालय भी देख सकता है। फिर देखें अंतिम अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय ही है। उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक मामलों की अपील का उल्लेख 132 के अंदर है। उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक मामलों की अपील का उल्लेख 132 में है। उच्चतम न्यायालय में दीवानी अर्थात सिविल मामलों की अपील का उल्लेख 133 में है। तो सर्वप्रथम आप देखो संवैधानिक मामलों के बारे में 132, सिविल मामलों में 133 और फौजदारी मामलों का उल्लेख 134 में है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है, भी आप लास्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। यदि कोई संविधान से संबंधित मामला हो तो आप 133 के तहत कर सकते हैं, 132 के तहत कर सकते हैं। यदि कोई सिविल मामला हो, दीवानी मामला हो, 133 के तहत कर सकते हैं और 134 के तहत कर सकते हैं यदि कोई फौजदारी मामला हो। ठीक है, तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में अंतिम रूप से की जा सकती है। लेकिन अनुच्छेद 134 में भी क्या उल्लेख है कि उच्चतम न्यायालय के आपराधिक मामलों, ये तो मैंने बता दिया आपको। फिर देखें 134 कै में क्या लिखा है। 134 क्या में लिखा है, अनुच्छेद 134 क्या को मिलाकर प्रमाण पत्र सहित, तो एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है 134 क्या के तहत, उसी को मिलाकर ही
इन 32, 33, 34 में क्या है जो अपील की जा सकती है। फिर उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाज़त से अपील का उल्लेख, तो विशेष इजाज़त किस कौन देगा, उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाज़त से अपील का उल्लेख 136 में किया गया है। ठीक है, तो फिर देखें आगे अनुच्छेद हो जाएंगे, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। 124 के अंदर आपको पता है क्या क्या है। 124 1 के अंदर है गठन और संरचना, 2 के अंदर है नियुक्तियां, 3 के अंदर है योग्यता और 4 के अंदर है हटाना उनको, 5 के अंदर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और 6 के अंदर शपथ है, और 7 के अंदर है सेवा शर्तें। फिर 125 के अंदर वेतन भत्ते पेंशन है, 26 के अंदर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, 27 के अंदर तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है, 28 के अंदर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति है, 129 के अंदर अभिलेख न्यायालय के रूप में इसके जो भी इसके निर्णय है वह काम करते हैं। 130 के अंदर स्थान है, 131 के अंदर है क्या, मूल क्षेत्राधिकार, 132 के अंदर है अपीलीय, अपील की जा सकती है यदि संवैधानिक मामला हो, तो 33 के अंदर दीवानी मामले के तहत, और 34 के अंदर सिविल मामले के तहत, और 36 के अंदर क्या उल्लेख है, उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाजत से अपील का उल्लेख है। 134 के अंदर यह उल्लेख है एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, उसके तहत अपील की जा सकती है। 32 के अंदर है कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, कैसे, 132 क्या कहता है, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालयों की अपीली अधिकारिता, संवैधानिक मामलों की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, संवैधानिक मामलों की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दंडिक या अन्य कार्यवाही में किए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 के सहित अधीन प्रमाण पत्र देता है। तो कौन जारी करता है प्रमाण पत्र, हाईकोर्ट जारी करता है। उस मामले में संविधान के निर्वचन अर्थात व्याख्या के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित छिपा है तो। ठीक है, तो 134 के प्रमाण पत्र हाईकोर्ट जारी करता है, और फिर उसको लेकर के संवैधानिक मामला है तो 32, और दीवानी मामला है तो 33, और नहीं तो फौजदारी मामला है तो 34 के तहत, 134 के तहत आप अपील कर सकते हैं, अंतिम अपील। फिर देखें 133 के अंदर उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपील से उच्चतम न्यायालय में अपीली अधिकारिता, दीवानी, ठीक है, मामले के लिए इसमें कर सकते हैं यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 के अधीन प्रमाण पत्र जारी करता है, वही बात लिखी है सेम टू सेम। फिर 34 के अंदर दंडिक के अंदर आपराधिक मामलों में अपील का क्षेत्र इसमें है यदि उच्च न्यायालय के अपील क्षेत्र में यदि वो आदेश उलट दे और उसकी मृत्युदंड का आदेश दिया जाता है तो उच्च न्यायालय के ने अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले के पास मंगा लिया है, तो ये भी ठीक है। और 34 के प्रमाण पत्र तो 32, 33, 34 हो गया। 34A में प्रमाण पत्र जारी करता है, हाईकोर्ट जारी करता है। फिर देखें 135 के अंदर विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों और उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्ता होना, कैसे, उच्चतम न्यायालय के वर्तमान कानूनों के अंतर्गत संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार का प्रयोग है। फिर देखें अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, उच्चतम न्यायालय विशेष इजाज़त से किसी मामले को अपने पास मंगा सकता है। उच्चतम न्यायालय सैन्य मामलों को विशेष इजाज़त से अपने पास नहीं मांग सकता, कैसे, 136 में उल्लेख है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त, उच्चतम न्यायालय विशेष इजाज़त से किसी मामले को अपने पास मंगा सकता है। उच्चतम न्यायालय सैन्य मामलों को विशेष इजाज़त से अपने पास नहीं मांग सकता। ठीक है, फिर 137 के अंदर क्या उल्लेख है, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने ही समय के निर्णयों की समीक्षा की जा सकती है अनुच्छेद 145 के तहत अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए। ठीक है, तो 137 में क्या है, अपने ही जो आदेश हैं उनका पुनर्विलोकन। ठीक है, फिर देखें उच्चतम न्यायालय एकमात्र ऐसा कोर्ट है जो अपने ही निर्णय की पुनर्समीक्षा, न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के 30 दिन के अंदर पुनः विचार याचिका दाखिल की जा सकती है यदि मान लो देते हैं सुप्रीम कोर्ट महोदय या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय अगर मान लो आज कोई निर्णय देते हैं, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या है न्यायिक समीक्षा के लिए अर्जी लगा सकते हैं। फिर देखें उच्चतम न्यायालय के निर्णय के 30 दिन हो गया, उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णय को बदल सकता है, जैसे कहाँ हुआ है,
1967 में हुआ है गोलकनाथवाद में, और 1973 में हुआ है कि भारती केशवानंद भारतीवाद के अंदर। तो 67 में गोलकनाथवाद में हुआ और 73 के अंदर केशवानंद भारती वाले मामले में ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू कर सकता है 137 के तहत, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है 137 के तहत। तो अपन ने 134 पढ़ा था, 134 के बाद 100 जो 37 है वह इंपॉर्टेंट है, 137 है जो इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या लिखा है, जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति है, अपने ही जो मामला है अपने ही आदेश है उसको बदल सकता है परिस्थिति को देखते हुए, ठीक है। यह सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्रदान है, और 136 में इसका उल्लेख है। और इसके अलावा अपन ने एक चीज़ और पढ़ी थी जो मेरे दिमाग में तो आ रही है कि 30 दिन के अंदर का, ये पढ़ लिया अपन ने। और फिर ठीक, हाँ, गोलकनाथवाद के अंदर 1967 में ये बात हुई थी, और केशवानंद भारती वाला जो मामला था उसके अंदर भी यह बात हुई थी, ठीक है। फिर देखें 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि, संसद विधि कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। संघ सूची के विषयों के संबंध में तथा किसी भी ऐसे विषय के संबंध में जो भारत सरकार तथा किसी राज्य सरकार के विशेष करार द्वारा प्रदान करें। 39 के अंदर, तो 38 के अंदर क्या है, क्षेत्राधिकार कौन वृद्धि कर सकता है, 38 के अंदर क्या है, कौन वृद्धि कर सकता है, संसद। लेकिन 39 के अंदर क्या है, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। कैसे, संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति में वृद्धि कर सकती है। तो 139 में रिट संबंधी शक्ति कौन बढ़ा सकता है, अन्य को भी दे सकता है, संसद दे सकता है। 138 के अंदर क्या है, अधिकारिता में वृद्धि संसद कर सकती है। 137 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, किसी हाल में ही नहीं भूलना चाहिए, उसके अंदर तो जुडिशियल रिव्यू का उल्लेख था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कौन से देश के संविधान से लिया गया है, कमेंट बॉक्स में बता दें। फिर देखें 139 ए कुछ मामलों का अंतरण, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 139 ए कुछ मामलों में अंतरण, ऐसे मामले जिनमें विधि के समान प्रश्न अंतर्वलित हैं, ऐसे प्रश्न व्यापक महत्व के सारवान प्रश्न हैं जो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले को अपने पास मंगा सकते हैं और उच्च उन सभी मामलों को समय निपटा सकेंगे। फिर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें 139 के अंदर है कि कुछ मामलों का अंतरण हो सकता है हाई कोर्टों के अंदर या फिर कोर्ट आपस में चेंज कर सकते हैं। 144 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ, इसमें उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों का उल्लेख है। संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकती है जो संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत ना हो और जो न्यायालय को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभाव रूप से प्रयोग करके योग्य बनाती है। 141 में क्या है, 140 में क्या बढ़ा, उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां कौन देता है, संसद, ठीक है। फिर 141 में क्या है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अबाधकर होना। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, ठीक है। तो 141 के तहत जो भी निर्णय देंगे सुप्रीम कोर्ट वह सभी पे बाध्यकारी होगा। अभिलेख न्यायालय अपन ने 129 में पढ़ा था, लेकिन 141 के तहत मान लो कोई भी मामले का निर्णय दे दिया तो भाई साहब वह सभी पर क्या होगा, बाध्यकारी होगा। ऐसा उल्लेख 141 में लिखा है और 130 में से एक कम करते हैं 129 तो होता है अभिलेख न्यायालय, और 140 में एक वृद्धि करते हैं तो होता है क्या होता है, बाध्यकर होगा सभी कोर्ट के अंदर, जो भी नीचे कोर्ट होंगे सुप्रीम कोर्ट में। फिर देखो 42 के अंदर क्या उल्लेख है, उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण के बारे में आदेश। इसमें उच्चतम न्यायालय के आदेशों का प्रवर्तन कराने का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो। उच्चतम न्यायालय का आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक संसद उसके संबंध में कोई कानून नहीं बना लेती। उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होगा। क्यूरेटिव, उपचारात्मक, सुधारात्मक
यह उच्चतम न्यायालय में दायर की जाने वाली अंतिम याचिका है। तो उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन व प्रकटीकरण के बारे में किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 142 में उल्लेख है। 141 में अपन ने क्या पढ़ा था? 141 में पढ़ा था कि अगर मान लो कोई भी उच्चतम न्यायालय है, वो कोई भी विधि है, मान लो कोई भी आदेश घोषित कर दिया या फिर विधि बनाकर घोषित कर दिया, तो सभी न्यायालयों पर क्या होगी? अबाध कर होगी, उसे बिना बाध के होगी। ठीक है। फिर उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों के बारे में 140 में हमने पढ़ा था। और 139 में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ मामले में अंतरण एक के अंदर पढ़ा था, लेकिन रिट निकालने की शक्ति जो संसद है वह किसी और को भी दे सकती है। 139 यह भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है। और 138 में अधिकारिता में वृद्धि। तो 138 में अधिकारिता में वृद्धि, 139 में क्या है? रिट निकालने की मान लो कोई शक्ति है, ये संसद किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकती है, और सुप्रीम कोर्ट को तो पास सही है और अन्य को भी दे सकती है। फिर 141 भी इंपॉर्टेंट है। 142 में क्या है? डिक्रियों का। फिर देखें 143 के अंदर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में 143 में है, यह भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट की परामर्शकारी शक्ति कनाडा से ली गई है। तो एक तो अपन तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में पढ़ा था, वो तो फ्रांस से लिया गया था। तदर्थ न्यायाधीश 127 के अंदर थे, और वो कहाँ से लिए थे? फ्रांस के संविधान से। लेकिन जो राष्ट्रपति महोदय हैं वह परामर्श ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, इसका प्रावधान कनाडा से लिया गया है दोस्तों। ठीक है। फिर देखें, राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी भी विषय पर विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उठता है तो उसके बारे में महत्वपूर्ण सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति के मांगने पर ही सुप्रीम कोर्ट सलाह दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, बिना मांगे नहीं। राष्ट्रपति एक बार में कितनी भी विषयों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है? यदि 1950 से पूर्व संविधान के लागू होने से पहले मामले पर राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी होगा। ध्यान रखें, 1950 से पूर्व कोई भी मान लो मामलो है, बीवर मान लो कोई सलाह मांगा है तो भाई साहब देनी जरूरी है। ठीक है। फिर 1950 के बाद के मामले पर राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात दे भी सकता हो नहीं भी। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह मानने के लिए बाध्यकारी भी नहीं है। जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो एक संवैधानिक पीठ गठित की जाती है जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। यह 5 न्यायाधीशों की पीठ राष्ट्रपति को सलाह देती है। किसके तहत? 143 के तहत। ठीक है। फिर राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के लिए भेजे गए मामले, जैसे 1951 में री दिल्ली लॉ एक्ट था, फिर 1952 में भी री सी कस्टम एक्ट था, और 1956 के अंदर इन री बेरुबारी मामले में, 58 के अंदर केरल एजुकेशन विधेयक के मामले में, 65 के अंदर, ऐसे करके मतलब बहुत सारे हैं यार, देख लेना आप ना। फिर देख लें 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता करना। सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता करना। भारत सरकार, राज्य सरकार के समस्त अधिकारी व कर्मचारी सिविल न्यायिक उच्चतम न्यायालय के कर्म कार्य प्रणाली में सहयोग करेंगे। ठीक है। 144 में 145 में न्यायालय के नियम। ठीक है। इसमें न्यायालय के नियम इत्यादि का उल्लेख है, और संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया का नियम बना सकेगा। और इसके अलावा अनुच्छेद 145(3) में क्या है? संवैधानिक पीठ का उल्लेख है। इसका गठन मुख्य न्यायाधीश करता है। इसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। अधिकतम कितने होते हैं? कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई हेतु न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। अब तक सर्वाधिक 13 न्यायाधीशों वाली बेंच केशवानंद भारती 1973 में MS सीकरी की अध्यक्षता में बैठी थी। फिर मास्टर ऑफ रोस्टर क्या है? 11 अप्रैल 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की खंडपीठ ने यह व्यवस्था दी कि सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश ही मास्टर ऑफ रोस्टर है। तो 2018 में जो दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 3 जजों की जो खंडपीठ बैठी थी, उसने क्या व्यवस्था दी कि मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है? मुख्य न्यायाधीश है, CJI है। ठीक है। प्रधान न्यायाधीश, ठीक है, सॉरी, प्रधान न्यायाधीश है ना, वही मास्टर ऑफ रोस्टर है। खंडपीठों के आवंटन का अधिकार केवल प्रधान न्यायाधीश को है। यह भी कहा गया कि प्रधान न्यायाधीश का पद एक संवैधानिक पद है जिसके अधिकार में बदलाव नहीं किया जा सकता। फिर देखें 146
उच्चतम न्यायालय के अधिकार और सेवक तथा व्यय। उच्चतम न्यायालय अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति समय करता है। नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है या उच्च न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश करेगा जिसे वह विनिर्दिष्ट करें। उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों के वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। ठीक है, तो अधिकारियों सेवक और व्यय वगैरह 146 में उल्लेख है। फिर देखें उस सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता निम्न प्रकार से किस प्रकार की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा समर्पित आवेदन पर ही संबंधित कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते, छुट्टी और पेंशन संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा उनमें उनकी पदावधि के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं लिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय तथा न्यायालय के न्यायाधीशों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अतः संसद द्वारा उन पर मतदान नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय तथा न्यायालय के न्यायाधीशों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि भारत की संचित निधि पर भारी होते हैं। मतलब ध्यान रखें, इस पर चर्चा नहीं की जा सकती संसद में। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायालय के आचरण के संबंध में संसद में कोई बहस नहीं की जा सकती, सिवाय उन्हें उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया के क्रम में राष्ट्रपति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के प्रस्ताव के समय। संविधान द्वारा यह अधिनियमित किया गया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय में अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकेगा। 147 में क्या है, निर्वचन, मतलब जैसे कि इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की व्याख्या की गई है। प्रारंभिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय के पास उच्च न्यायालय के पास नहीं है। रिट अधिकारिता उस सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास भी है। न्यायिक पुनरावलोकन दोनों के पास है। अपीलीय क्षेत्राधिकार दोनों के पास है। परामर्शकारी अधिकारिता जो कि राष्ट्रपति लेते हैं, एक के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। अधीक्षक की अधिकारिता, अधीक्षक की शक्ति, यह ओनली हाई कोर्ट के पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर भारत की प्रथम महिला अधिवक्ता कॉर्नेलिया सोराबजी नासिक महाराष्ट्र की थी। भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे तथा भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश रहे। कौन? एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे तथा भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड 1945 में स्थापना होती है, जिसकी में 4 भारतीय व्यक्ति न्यायाधीश बने। कौन कौन से? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, फिर नरेंद्र सिंह डूंगरपुर से थे, और फिर रघुनंदन स्वरूप पाठक, RS पाठक, फिर दलबीर भंडारी, ये भी राजस्थान से, जोधपुर से। ठीक है, दलबीर भंडारी और नगेंद्र सिंह दोनों राजस्थान से। इसके अलावा बेनेगल नरसिंह राव और रघुनंदन, आप याद रखें। नगेंद्र सिंह दलबीर भंडारी कहाँ से थे? राजस्थान से। नगेंद्र सिंह और दलबीर भंडारी कहाँ से थे? राजस्थान से। लेकिन बेनेगल नरसिंह राव और रघुनंदन स्वरूप ये अलग थे, और ये सभी चारों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या है? न्यायाधीश बने हैं। हमारे संविधान में अक्षमता और सिद्ध कदाचार का उल्लेख तो है, लेकिन इनको परिभाषित नहीं किया गया है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका तथा मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की थी। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन घोटाला वाद में सुनवाई करते हुए CBI को पिंजराबंद तोता की संज्ञा दी थी। तो ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, कोयला आवंटन घोटालावाद में सुनवाई करते हुए CBI है ना, उसको पिंजरे में बंद तोता की संज्ञा दी थी। किसको? CBI को। फिर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 370 को असंवैधानिक घोषित करते हुए समलैंगिकता को वैध कर दिया। कब? 6 सितंबर 2018 को। फिर MSM शर्मा बनाम कृष्ण सिन्हा वाद 1959 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, संसदीय विशेषाधिकार संविधान का अभिन्न अंग है। SR बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356
के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त अधिकार एक सशस्त्र शक्ति है, यह आत्यांतिक नहीं है, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। माधव खोसला एवं अनंत पद्मनाभन उच्चतम न्यायालय का दोहरा स्वरूप मानते हैं, एक विधिक संस्था एक लोक संस्था। उपेंद्र बख्शी ने कहा, भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बातें हैं। उच्चतम अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम व अन्य उच्चतम कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक है, 348 में से लिखा है कि उच्चतम व उच्च न्यायालयों के अंदर इसमें होगी अंग्रेजी भाषा में। फिर 121 के अनुसार उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में कोई चर्चा नहीं की होगी। इसमें उल्लेख है 121 में पद से हटाने के अलावा। डी बसु ने कहा कि हमारे संविधान में संसदीय समरूपता और न्यायिक पुनरावलोकन के उपबंधों वाले लिखित संविधान के बीच समन्वय किया है, यह हमारे संविधान की रचयिताओं की अनूठी उपलब्धि है। न्यायालय की पत्र अधिकारिता का अर्थ किसी मुकदमे का संवैधानिक खंडपीठ को स्थानांतरण। अलाहादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा, भारत का उच्चतम न्यायालय विश्व के किसी अन्य देश के न्यायालयों से अधिक शक्तिशाली रखता है। तो अलाहादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या बोला, भारत का सुप्रीम कोर्ट शक्तिशाली है। और डी बसु ने क्या कहा, संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन के उपबंधों वाले लिखित संविधान के बीच समन्वय है। ठीक है, डी बसु ने बोला समन्वय संविधान और न्याय, जो संविधान और न्याय प्रणाली पर या फिर न्याय पुनरावलोकन पर, यह हमारे संविधान की रचयिताओं की अनूठी उपलब्धि है। डी बसु ने यह बोला। ये था सुप्रीम कोर्ट। धन्यवाद दोस्तों। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।